बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ हम लोगों को खुशी के शादियानों की आवाज़ आ रही है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ज़रिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, उसका ताबड़तोड़ हमला या ताबड़तोड़ जवाब जो दिया है वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिया है बरतानिया की। अब इसको एक तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट और एक दूसरे के मुखालिफ बात करके तो बताया जा रहा है। हम लोगों को आज शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद ये दावा करते हुए भी नजर आए कि एक धेले की करप्शन भी प्रूव नहीं हो पाई। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर जो केसेस चल रहे हैं और जो करप्शन के मामला सामने हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आज शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, सबसे पहले वो सुनिएगा। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक अल्लाह ताला के फजल करम से ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, ना काबिल तरदीद सबूत अभी तक नहीं लेके आए। जुलाई 2019 में डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोस को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया, इमरान नियाजी से मिलवाया गया, जेल में जो लोग धौंस के साथ इन्होंने कैद कर रखे थे नैब ने, उनसे मिलवाया गया और फिर स्टोरी छपवाई गई। उसका क्या हशर हुआ वो आपने देख लिया। जब वो इनका फायर जो है वो कामयाब ना हुआ, मिस फायर हो गया, उसके बाद फिर बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। ये तो शहबाज शरीफ साहब का दावा है। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात की खुशी जरूर है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो 2019 के अंदर जो खत आया था जिसको हुकूमत कंप्लीटली डिनाई कर रही है, उस हवाले से कोई मुस्बत चीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए की, यानी अकाउंट जो मुंजमद थे उनको खोल दिया है। लेकिन यहाँ हुकूमत भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जो फेक एंड फिक्टिशियस अकाउंट्स के हवाले से केसेस हैं उनको आगे बढ़ा रही है। 57 बेनिफिशरीज हैं। इन 57 बेनिफिशरीज में और फिक्टिशियस अकाउंट्स के अंदर से ये 20 अकाउंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इन 20 अकाउंट्स के अंदर मुख्तलिफ रकूम हैं, अरबों की रकूम हैं जो पाई जाती हैं। जब इन तमाम के तमाम अकाउंट होल्डर्स की जो ID है उनको जाकर पूछा गया तो हुकूमत का दावा यह है कि वो तमाम के तमाम ऐसे लोग थे जो कि लो पेड, लो वेजेस के ऊपर इन्हीं शरीफ खानदान के बेसिकली मुलाजिमीन थे। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या अकाउंटेबिलिटी के नाम पर बाजू मरोड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही हुकूमत से कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है उनका बिल पास कराया जा सके। आज नेशनल असेंबली के अंदर भी यही बातचीत होती रही। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से डिस्कशन चल रही है और हुकूमत इस बात पर बजिद है कि जो भी हो जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दीवार बनकर खड़ा हो, उस दीवार को भी गिराना होगा, और चाहे ऑपोजिशन इसके ऊपर सवाल करे, उस सवालों को भी दबाना होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर आना ही होगा। क्योंकि हुकूमत का दावा यह है कि समहाउ दी अदर इसी से साफ शफाफ इंतखाबात मुंसलिक हैं। आज हम ऑपोजिशन का रुख जानने की कोशिश करेंगे। जरा ऑपोजिशन की 3 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच कुंडी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, यू आर फ्रॉम JUI। लेकिन इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। अमेरिका ने खुद गड़ा खोदा, खुद गड़े के अंदर जाकर बैठ गया और खुद ही अपने ऊपर मट्टी डाल के कब्र खोद ली। लेकिन अब कोई ऐसी जगह ढूंढी जा रही है, कोई ऐसा मुल्क ढूंढा जा रहा है जिनके ऊपर तमाम का तमाम मलबा डाला जा सके, इल्जाम लगाया जा सके, और इस पूरे रीजन के अंदर अगर कोई मिलता है तो पाकिस्तान मिलता है। और अभी ऐसा ही कुछ होते हुए नजर आ रहा है। US सेनेट के अंदर 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने, वो सेनेटर्स रिपब्लिकन जो कि अब हुकूमत में नहीं है, उन सेनेटर्स ने एक बिल सामने लेकर आए और बिल के अंदर जो बाइडेन के तमाम फैसलों के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए हैं कि क्या आपको मालूम था कि इसके बाद रेपरकशंस ये होंगी जो अफगानिस्तान में हो रही हैं। बहुत सारे अमेरिका की तरफ से बात की जा रही है कि जी हम लोगों ने इदारे तो बना दिए थे, रियासत तो बना दी थी, लेकिन कौम हम नहीं बना सकते अफगानिस्तान को। हाउएवर, जो बाइडेन से जब पूछा गया कि आपको क्या बताया गया था कि रेपरकशंस ये होंगे, तो उनका जवाब क्या था वो सुनिएगा। No one told your military advisors did not tell you, no, we should just keep 2,500 troops. It's been a stable situation for the last several years. We can do that. We can continue to do that. No, no one said that to me that I can recall. तो जो बाइडेन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन कल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका
जनरल मार्क मिली से सवाल जवाब करते हुए जो सेनेट के अंदर, जो तमाम अमरीकी अवाम ने देखे, तमाम दुनिया ने देखे, लाइव देखे, उसके अंदर उनका क्या कहना था वो भी सुन लीजिए. On August 25th, I was asked to provide best military assessment as whether we should keep military forces past the 31st. My assessment was back in the fall of 20, and it remained consistent throughout, that we should keep a steady state of 2,500, and it could bounce up to 3,500, maybe something like that, in order to move toward a negotiated, gated solution. I don't discuss exactly what my conversations are with the sitting president in the Oval Office, but I can tell you what my personal opinion was, and I'm always candid. Resigning is a really serious thing, and it's a political act if I'm resigning in protest. My job is to provide advice. My statutory responsibility is to provide legal advice or best military advice to the president, and that's my legal requirement. That's what the law is. The president doesn't have to agree with that. इन सवाल जवाब के सेशंस के बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम सवाल यह है कि इस बिल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर 2001 से लेकर 2011 यानी 2021 तक जिस तरीके से तालिबान की मदद की बात या इल्जाम लगाया जा रहा है, उनके ऊपर तफ्तीश की जाए या इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कोई माली, कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग, कोई और किस्म की मदद तो नहीं की गई और पाकिस्तान का क्या किरदार रहा. मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत की बात यही है और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद होंगे, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं एंड काफ़ी वज़ीद तजर्बा भी रखते हैं डिप्लोमेसी की दुनिया में. लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को ज़ेरे गुफ्तगू लाएं, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएस के बिगड़ते हुए जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से बात करेंगे. सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले अमेरिका के हवाले से कुछ मामलात आपके सामने रखे. 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने सवाल पूछे, ताबड़तोड़ पूछे, पूरी अमेरिकी अवाम ने देखे, पूरी दुनिया ने देखे, और उन सवालों के अंदर जो वो बिल सामने लेकर आ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान का भी सवाल है. हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान के हवाले से क्या आगे खदशा हो सकता है. खुर्शीद कसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. कसूरी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में सवालात उठाए जाना एक ऐसे टाइम पे जहां पाकिस्तान ने जितना ज़्यादा हेल्प कर सकता था इंटरनेशनल कम्युनिटी को टू इस्टेब्लिश और मेंटेन पीस इन अफगानिस्तान या पीस प्रोसेस के अंदर या ओवरऑल हम लोगों ने किया, बट उसके बावजूद भी अब हमारे खिलाफ जवाब सवाल हो रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर जहां सारे सवाल जो बाइडन सदर यूएस से होने चाहिए. वाई कसूरी साहब? मैं 2000 दफ़ा और पाकिस्तान के लोग भी सुन चुके हैं, उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा, उनकी कितनी अमवात है, हमारी कितनी हैं, हमारी कितनी चौकियां थी, उनकी कितनी चौकियां थी. ये लंबी कहानी है. हमारी 1000 थी, उनकी 100 के करीब थी, नेटो आईएसएफ की. ये सब कहानियां पुरानी हैं. अब वो पूछा ही जा रहा है कि जो कोलैप्स हुआ है वो क्यों है, उसका वो जवाब दे रहे हैं जो आप मुझे बता भी रही थी, सुना भी रही थी. एक तो उसमें यह है, कह रहे हैं कि हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि जी इस हिसाब से कोलैप्स होगा. ये तो सच्ची बात है. फ्रैंकली मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था. ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं एंटिसिपेट किया था. ये तो बिल्कुल किसी ने भी नहीं एंटिसिपेट किया था. तालिबान ने भी नहीं एंटिसिपेट किया था कि ये हो जाएगा कि जी वो लड़ने से इनकार करेंगे. और ये तो बिल्कुल को सोच भी नहीं सकता था कि अशरफ गनी भाग जाएंगे. वो पाकिस्तान के कहने पे तो नहीं भागे कि पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए. या जो फौज ने नहीं लड़ी, मैं हथियार फेंकने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर उसने लड़ने से इनकार किया है तो पाकिस्तान से तो वो फौज अफ़गान नेशनल आर्मी नहीं इंस्ट्रक्शंस ले रही थी. मैं इसलिए हथियार डालने की बात नहीं की कि उन्होंने बड़े क्लेवरली, दानिशमंदी से तालिबान ने अपने एल्डर्स को डाला, रिलीजियस एल्डर्स को, ट्राइबल एल्डर्स को. उन्हें कहा हम भाई हैं, ये तो जा रहे हैं, हम आपस में क्यों लड़े मरे. उनकी बात समझ भी आ गई. फिर करप्ट लीडरशिप थी, उसके लिए क्यों फौजी आम अपनी जानें देते. उन्होंने कहा भाई हमें क्या है, पैसे तो ये तो देखें. अमेरिकन कह रहे थे, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकन्स्ट्रक्शन सीगार, उनकी रिपोर्ट्स एक नहीं हर इतनी है कि वो लाइब्रेरी भर जाएगी. बताए जा रहे थे कि इसमें पैसा खाया जा रहा है, फौजियों को पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही. ये कोई नई बात नहीं. तो सीगार की रिपोर्ट्स भी हैं और बहुत सी इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं. तो पाकिस्तान को ब्लेम करने की जो इस बिल में एक प्रोविज़न है वो ठीक है, किसी का दिल ठंडा होता है हो जाए, लेकिन वो पहले तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट को भी नहीं मनवा सकेगी, क्योंकि अभी जितनी
बात चीत हुई है अभी तक अभी कल मैं देख लूँगा, अभी मैंने तो नहीं देखा कि कौन से पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया होगा तो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो तो पाकिस्तान भी आ चुके हैं और उनको हर किस्म की अश्योरेंस दी गई थी। उनके जो इंटेलिजेंस के हेड हैं CIA के, वो भी आ चुके हैं और 2 दफ़ा आ चुके हैं और उन सब ने यही कहा कि हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। तो इसलिए अगर ये जो करंट अपोजिशन है, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ मेंबर्स, एक्सट्रीम राइट विंग, उनकी भी रिपब्लिकन पार्टी के जो है ये उनके व्यूज़ हैं, लेकिन ख़तरा तो बाहर सूरत रहता है, तो उसका क्या, हमने क्या करना है? असल में तो अहमियत ये इस बात की है। राइट अच्छा कसूरी वो ये है साहब, कि हमें, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, ये खबर जो है ये है कि 22 US senators that have moved a bill also seek to assess Pakistan's alleged role in Afghanistan's before and after the fall of Kabul. अब आपने जो फरमाया कि हमने ये अब क्या रिपब्लिकन्स करना है? हैं जी। Exactly, Republicans, 22 ये US रिपब्लिकन्स हैं। Now the question, ये रिपब्लिकन्स हैं। मेन क्वेश्चन अराइजेस कि पाकिस्तान का इसके आगे लाहे अमल क्या होना चाहिए, बिकॉज हम अपनी तरफ से हर तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मदद का हाथ बढ़ाते रहे, लेकिन हमें हर बार इसी तरह के कुछ सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। व्हाट शुड पाकिस्तान डू, कसूरी साहब? नहीं, पहली बात तो यह है कि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं हैं, ये गवर्नमेंट मुखालिफ हैं जिनका प्राइमरी मकसद इस बिल को मूव करने का प्रेसिडेंट बाइडन को निशाना बना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हमको उन्होंने तनकीद तो बनाया की है वो कोई नई बात नहीं, वो तो कल डेमोक्रेट्स भी कुछ कर देंगे। हमारे लिए जो है वो इस बात में सेफ्टी है कि हम आइसोलेशन की पॉलिसी ना करें, यानी आइसोलेशन यूनिलैटरल यकतरफा फैसला कोई ना करे। मसलन मैं समझता हूँ दानिशमंदी का फैसला कर रहे हैं कि हम मदद तो उनकी कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अफगानिस्तान में, पहले दिन से कर रहे हैं, और वो समझ काबिल फ़हम बात है। हमारे उनसे रिश्ते बहुत गहरे हैं और इंसानी बुनियादों पर तो हम उन लोगों की भी मदद करते हैं जिनसे रिश्ते हमारे ना भी हों। वो अगर लैटिन अमेरिका में भी किसी मुल्क में आफत आ जाए तो पाकिस्तान कोई ना कोई टोकन मदद करता है। ये तो हमारे भाई यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन जो रिकग्निशन का मामला है उससे पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, एक दानिशमंदाना फैसला है कि रूस, चीन, ईरान के साथ हम मिल के करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा मुश्किल तो इस इलाके में आनी है ना। अफगानिस्तान तो यहाँ वाक़ है, अगर हम, और इनमें से 2 सुपर पावर्स हैं, 2 का वीटो है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हमें ये चाहिए कि पहली दफ़ा तो जो हमने रिकग्नाइज़ किया, हमने अपनी मनमानी कर ली थी, लेकिन उस वक्त हमारी मेमोरी थी ऑफ बीइंग गुड बॉयज़, हमारे लिए गुडविल थी अमेरिका में और यूरोप में कि हमने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उनका साथ दिया था। अब हम वो रिस्क नहीं ले सकते, अब हमारे लिए उस किस्म की गुडविल नहीं, गुस्सा है, और वो रिपीट मुझे करने की नहीं ज़रूरत, सबको पता है गुस्सा क्यों है, हमारा क्या जवाब था, वो क्या कहा करते थे, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें मिल के कदम उठाने चाहिए। ये मैं समझता हूँ बुनियादी जो इसका जवाब है वो ये है। राइट अच्छा कसूरी साहब, कुछ लोगों का ये मानना है पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, दे बिलीव कि पाकिस्तान को अब वन साइडेड कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, यानी कंप्लीटली रशिया और चीन की तरफ नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली अमेरिका की तरफ नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। डू यू अग्री टू दैट और नॉट? नहीं, मैं तो उससे अग्री करता हूँ। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान की कामयाबी खारजा पॉलिसी की उसी वक्त थी जब हम चीन के लिए एक बहुत बड़ा एसेट थे। हम चीन को विंडो प्रोवाइड करते थे इस्लामिक वर्ल्ड में, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में। ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ थी और है। इसको कुछ पिछले सालों में ये पसे पुष्ट चली गई है कि हमारे मुल्क के बड़े मसाइल रहे हैं, इकनॉमिकली हमारा हाल अच्छा नहीं रहा, हमने अपने हाथ फैलाए हैं अपने मुसलमान भाइयों के सामने भी, IMF, वर्ल्ड बैंक, हर जगह हम मांगने पहुंचते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, 5वीं 6वीं दुनिया की बड़ी फ़ौज है, प्रोफेशनल आर्मी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ह्यूमन एसेट्स इसके बड़े हैं कि जहां बाहर जाते हैं कामयाब होते हैं। इसका मतलब है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे प्राइवेट सेक्टर का बड़ा पोटेंशियल है अगर उसको मौका दिया जाए काम करने का। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त जो आया हुआ है वो ये है कि हमारे जो भी कोताहियाँ थी माजी में, हमें उनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन
جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سب سے تعلقات رہنے چاہیے، میں ان سے اگری کرتا ہوں. کیوں؟ دیکھیے ہمارا جو سب سے بڑا ٹریڈ ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے اور یورپین یونین کے ساتھ ہے، اور وہ سرپلس میں ہے، اور ہمیں بالکل نام چین بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس کے ڈیپینڈنٹ ہو کے بن جائیں، اور نہ ہمیں یہ ہماری عزت میں اضافہ کرے گا بلکہ عزت میں کمی کرے گا. تو ہمیں واپس وہ چیز لے کے آنی ہے جو میں کم از کم خوش قسمت تھا جب میں وزیر خارجہ تھا. اکانومی ہماری ایک سال 8.6% جی ڈی پی گروتھ تھی جو کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ تھی. اس سال چائنا کی 9.2 تھی. ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ آپ اکنامکلی اپنا ٹھیک کریں، گورننس ٹھیک کریں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اتنے مشکل اور گمبھیر نہیں نظر آئیں گے. اس لیے میں اس سے اگریمنٹ میں ہوں کہ ہم انگلش سپیکنگ ورلڈ کا بھی ممبر ہیں، ہم اسلامک ورلڈ کے بھی ممبر ہیں، اور چائنا کے لیے ہم ایک ایسٹ ہو سکتے ہیں. ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں بننا چاہیے. سو اپنی اسٹرینتھس پر پلے کریں، ویکنیسز پہ نہیں. خورشید قصوری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستانی سیاست پر ذرا نظر دوڑائیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان کی طرف جو توپوں کے رخ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا یہ تشویش کا اشارہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. بٹ اب ایک اور تشویش والی بات ڈسکس کرنی ہے، اور وہ یہ کہ آج قومی اسمبلی کا سیشن ہوا. الیکٹورل ریفارمز کی باز گشت چل رہی ہے، اور اس باز گشت کے اندر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کی طرف توپوں کے نشانے حکومت کے جو شروع سے رہے ہیں وہ مزید تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس تمام صورتحال کو جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی آف یو کے کی وجہ سے بنی ہے، اس کو اپنی فتح بھی قرار دیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اپوزیشن کی تمام آوازیں، مین آوازیں موجود ہیں. میں ان کا تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نثار احمد چیمہ صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ کنڈی صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. پلیزر ہیونگ یو ایز ویل. سب سے پہلے کنڈی صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں. آپ کی نظر میں ابھی جو حکومت بارہا یہ بات کر رہی ہے کہ احتساب بھی ہوگا، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی نیب کے حوالے سے اور نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے حوالے سے شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں سے تانا بانا جا کے الیکٹورل ریفارم سے ملتا ہے؟ کہیں یہ کوئی کسی قسم کی پریشر ٹیکٹک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انیکا، حکومت جو ہے وہ آج سے نہیں کہہ رہی، جب سے یہ سلیکٹ ہوئی ہے اسی دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتساب کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا. پچھلے 3 سال سے یہ حکومت میں ہیں، 8 سال سے خیبر پختونخوا میں یہ حکومت میں ہیں. ان کے جو ہے ان کے ادارے سارے ان کے پاس ہے، اینٹی کرپشن بھی ان کے پاس ہے، نیب بھی ہے. خیبر پختونخوا کے احتساب کی تو آپ کو یہ پوزیشن کا پتہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے احتساب اداروں کو بند کر دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں احتساب تو کریں. احتساب کس نے منع کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ احتساب کریں، کراس دی بورڈ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن والوں کو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائز کرنا ہے، تو وہ اور بات ہے. آپ نے کیا بھی ہے اور بہت کچھ کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. اب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیئرمین نیب کو ہم ایکسٹینشن دیں. قانون میں یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. لا جو یہ کہہ رہا ہے، کامران صاحب بیٹھے ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس پہ وہ کر سکیں گے، لیکن لا جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی. وہ اس میں جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جوائنٹ سیشن میں لائیں گے اور اس کے بعد اس چیز کو ختم کریں گے، اور پھر شاید جا کے اس کو جو ہے دوبارہ ری اپوائنٹ کریں یا آگے ایکسٹینڈ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم تو بقول پی ٹی آئی کے بہت برے لوگ ہیں جو اپوزیشن والے ہیں، پھر جو ہم نے جس شخص کو چیئرمین نیب بنایا تھا آج ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اسی کو یہ کنٹینیو تو آپ کریں. لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ آپ لوگوں نے جس کو چیئرمین نیب لگایا تھا وہ ان کو اچھا لگ رہا ہے. کوئی چوائس تو آپ لوگوں کی اچھی لگی، اس میں کون سی بری بات ہے کنڈی صاحب؟ ہاں، اب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ان کے پاس دیکھیں اس وقت جو ہے بڑی تھوڑی سی اکثریت ہے جس میں یہ زبردستی کر کے جو ہے شاید اس کو اپوائنٹ کر بھی دیں. لیکن جو میں بات کرنے والا ہوں، اور یہ آپ سنبھال کے رکھیں یہ کلپ، میں صرف پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہنے والا ہوں کہ ٹائم بدلتے
اور آنکھیں بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو سیشن دے دیں, کل ٹائم بدل جائے اور یہ چیئرمین نے آنکھیں بدل لے اور آپ کے خلاف کیسز لے آئے, پھر وہ جو فرشتہ ہے وہ پھر وہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ دوزخی ہو گیا ہے, جیسے ہمارے ساتھی صاحب کہتے ہیں آپ لوگ دوزخی ہو گئے ہو, جو کہتے ہیں اپنے اداروں کو جو الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بدلتے جو ہے کوئی پتہ نہیں چلتا اور کسی وقت بھی ٹائم بدل جائے گا. آپ کو پتہ ہے اور آپ ایسا ٹائم بدلنے کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی ٹائم بدلنے کی بات کرتی ہے تو اس کو کہیں اور سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں بات چیت چل جدھر رہی ہے. بھی دیکھیں جدھر بھی نہیں, میں 2 سال بعد تو الیکشن ہے نا, 2 سال بعد تو ٹرینور ختم ہوگا نا, کہ نہیں ختم ہوگا؟ نہیں, آپ کو لگتا ہے اس کے بعد آپ آئیں گے یا پی ایم ایل این آئے گی؟ آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی آئے گی؟ کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی آئے گی. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ٹائم بدلتے اور آنکھیں بدلتے وقت جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کل الیکشن, یہ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر انہوں نے اپوائنٹ کیا نا, آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ دوزخی ہیں, جہنمی ہیں, پیسے پکڑے ہوئے ہیں, آگ لگائے ہوئے ہیں, جو الزامات یہ لگا رہے ہیں. تو کل ایسا نہ ہو کہ ان کے دب پہ وہ پاؤں رکھ لے اور پھر یہ چیخیں چلائیں اور پھر ہم یہی کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کا پوائنٹ ہی ہے, آپ ہی جائیں, مطلب ہے ان کے سامنے جائیں. صحیح ہو گیا. اچھا میں چیمہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. چیمہ صاحب آپ لوگ ابھی سیلیبریشن کر رہے ہیں, ابھی آج شہباز شریف صاحب نے بھی ایک پریسر کیا, انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم لوگوں کے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن بھی پروو نہیں ہو سکی, میرے اوپر بھی نہیں, نواز شریف صاحب کے اوپر بھی نہیں. یہاں پاکستان میں تو ابھی چل رہے ہیں کیسز, ان سے تو آپ بالکل بری و ذمہ نہیں ہوئے, آپ کسی بھی طریقے سے ملزم سے جو ہے وہ کمپلیٹ انوسنٹ کا سفر نہیں طے کر پائے, تو ابھی یہ سیلیبریشن کس بات کی؟ مجھے یہ فرمائیے کہ آج تک کسی کورٹ آف لاء میں کوئی کیس کرپشن کا یہ ثابت کر پائے ہیں؟ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود, تمام تر جھوٹے الزامات کے باوجود, نیب کا اور حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس الائنس سے, جس کو ہم نے ہمیشہ ان ہولی الائنس کہا ہے, اس الائنس کی ساری جو ان کی کرتوتوں کے باوجود کیا ایک کیس بھی کرپشن کا ثابت کر پائے؟ اب انہوں نے وہاں پہ لکھا برطانیہ میں, اور وہاں کی جو کرائم ایجنسی ہے انہوں نے مکمل انویسٹیگیشن کے بعد یہ کہا کہ یہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوتا, نہ منی لانڈرنگ کا کیس ثابت ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ابھی تو صرف اکاؤنٹس کو منجمد کیا ہوا تھا, وہ کھول لیں, ابھی انویسٹیگیشن چلے گی, سالہ سال چلتی ہے اور انویسٹیگیشن اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. مجھے یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس حوالے سے یہ میری گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک جو اسٹیبلش لیگل پرنسپل ہیں ان میں سے 3 کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے, اینڈ اٹ از یونیورسلی ایکسیپٹڈ لیگل پرنسپل ہے یہ, کہ ون از پریزیومڈ ٹو بی انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ملزم سے کوئی معصوم کا سفر ہے, کیا ملزم سے مجرم کا سفر یہ ثابت کر پائے؟ ابھی تو عالم برزخ میں نہیں, عالم برزخ میں, لیکن ہم نے انشاءاللہ وہاں سے جنت میں ہی جانا ہے. جنت میں جانا ہے. اچھا دوسری بات نہیں سن لیں جی, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اور دوزخ میں وہ جائیں گے جھوٹے الزامات لگائیں گے. ویسے ہماری خواہش ہے کہ یہ بھی دوزخ میں نہ جائیں, یہ اللہ سے معافی مانگے, قوم سے بھی معافی مانگے, اور مسلم نور کی قیادت سے بھی معافی مانگے. کرپشن کرنے کی آپ نہیں, کرپشن کوئی ثابت کر پائے, وہ ثابت کرنا اور نہ جھوٹے الزامات نہیں. دیکھیں دوسرا اصول جو ہے وہ یہی میں کہنے لگا تھا, دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے گا تو اونس آف پروف, بارے ثبوت جو ہے وہ پراسیکیوشن کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور تیسرا جو ہے وہ اسلامک پرنسپل ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ الزام لگائیں اور جھوٹا الزام ثابت نہ کرمائیں تو ایسا جھوٹا الزام لگانے والا جو ہے وہ بھی مجرم گردانا جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. آپ یہ بتائیں کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اچھا, وہ ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہیں, بڑے اچھے وکیل بھی جانے جاتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ 3 لیگل پرنسپلز ابھی جو چیمہ صاحب نے بتائے ہیں, اس حساب سے مطلب یہ کہ اپوزیشن کے 2 بڑے لیڈران آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب بالکل کلین چٹ ہیں ان کے پاس. حکومت جو الزامات لگا رہی ہے وہ الزامات واقعی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتے ہیں آپ کو, اور اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تو پھر جے یو آئی کیوں بچی ہوتی؟ دیکھیے یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس کلین چٹ ہے یا نہیں ہے, مگر اس وقت تک کیسز ان کے اگینسٹ پینڈنگ ہیں, اور یہ ہاتھ مروڑنے کا عمل جو ہے اس وقت تک جاری رہتا ہے جس وقت تک جو ہے نا وہ ان کے مسائل ہیں گورنمنٹ کے. کبھی وہ ہاتھ زیادہ مروڑ لیتے ہیں, کبھی ہاتھ تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہاتھ مروڑنے والا اور ہاتھ مروڑنے کے لیے نیب ہے اور باقی کچھ ادارے ہیں, اس طرح سے ہاتھ مروڑا جا رہا ہے ان کا. تو اس طرح سے اس حکومت کو دوام بھی مل رہا ہے کہ جو کوئی تھوڑا سا جو پولیٹیکل سائڈ پہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کا ہاتھ مروڑا جانا شروع کر دیتے ہیں. تو
चल रहा है। बाकी इनोसेंस का तो पता नहीं है कि इनोसेंस तो अल्लाह पाक के पास जाके प्रूव होगी ना कि हमने क्या वो किया, क्या उन्होंने तो नहीं कह किया। दिया हम जन्नत में जाएंगे इधर से, आलम बरज़ख में अभी जो छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हाँ, ये और ये भी अल्लाह तौबा का करके जन्नत में जानते हैं, जाए, अल्लाह 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 करे। करे नहीं, कि वो सारे कामरान जन्नत मुर्तज़ा में साहब तो जाएं। आपकी अपनी साइड के, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब आपका हाथ यानी JUI का हाथ नहीं आ रहा हुकूमत के हाथ। वो मुझे याद है एक नायब ने नोटिस भेजा था मौलाना साहब को, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो वो कहा जाता है कि शायद जो है वो इनका हाथ मरोड़ना काफ़ी है और JUI का हाथ मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनको किसी और तरीके से मनाया जा सकता है। ये इल्ज़ाम ढके छुपे लफ्ज़ों में लगता है, इज दैट ट्रू? नहीं, उसमें ऐसा है कि वो इनका दो रीजंस हो सकती हैं। एक उसका जो लॉजिकल जो उसका आंसर हो सकता है, एक तो ये कि निस्बतन बड़ी पार्टियां आप इनको कहें तो बड़ी पार्टियों के तौर पे जो है ना वो इनका हाथ जब मरोड़ लिया जाता है या इनको किसी न किसी तरह से जो है ना वो कर लिया जाता है, तो नतीजा जो है ना वो निस्बतन उनके जो उन्होंने वो नताइज हासिल करने होते हैं वो नताइज हासिल हो जाते हैं। और दूसरा ये कह सकते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल वर्कर है जो वो एक्टिव ज्यादा वो JUI का है, तो ये भी जो ना इतने समझदार हैं कि इनको पता है कि किसका हाथ मरोड़ना है किसका हाथ नहीं मरोड़ना। अच्छा राइट। अच्छा कुंडी साहब मुझे ये बता दें, अब जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन में मामला आ रहा है वो यही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेते हैं, मिलकर बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेते हैं। आज के सेशन के अंदर भी कुछ डिस्कशन इस हवाले से होती रही नेशनल असेंबली के अंदर। पाकिस्तान PMLN ने तो कह दिया नहीं जी हमें मंजूर ही नहीं, जो मर्जी हो जाए हम लोग इसको मानते ही नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद ना होना बात अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर ना एतमाद करना ये किधर की अक्लमंदी हुई? देखें, तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि EVM मशीन जो है वो अगले इलेक्शन में जो है वो देखें, उसमें यह है कि जब आप कानून साजी करते हैं, माजी में भी हुकूमतें आई हैं, अपोजिशन भी आई हैं, वहाँ पर होता है कि अपोजिशन के साथ बैठते हैं, कमेटी बनती है, उस पर जो है डिस्कशन होती है, उसके बाद वो बिल आता है पार्लियामेंट में आता है और कोशिश ये होती है कि ऐसे किस्म के बिलों को जो है वो यूनानिमसली पास किया जाता है। यहाँ तो इन्होंने इसकी चीज़ को जिस तरीके से बिलडोज किया है और फिर जब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एतराज़ है फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन उठाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हुकूमत है ये है मशीन की पैदावार। पिछली दफ़ा भी एक मशीन थी जिसके नतीजे में ये निकला है। अब ये कहते हैं दूसरी मशीन आ जाए, शायद लोगों ने तो इनको वोट देना नहीं है, अवाम में ये जा नहीं सकते हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी सकते उन्हें कर दी, ये अवाम में नहीं जा सकते हैं। अब ये चाहते हैं किसी तरीके से और मशीन आ जाए और हम एक और मशीन के जरिए दोबारा हुकूमत में। चले मेरे पास 1.5 मिनट रह गए, मैं क्विकली चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अभी कुंडी साहब ने कि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग एक मशीन ले आए और उसके बाद फिर हम इंतखाबात को आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के साथ बैठना, आप कहते हैं हमारे साथ डिस्कशन नहीं कर रहे, आपके साथ बैठेंगे तो कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होगी, वो जो आप चाह रहे हैं वो देने को तैयार नहीं होगी हुकूमत, जिसको वो NRO कहते हैं, या पता नहीं आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, लेकिन वो तो कहते हैं कि आपके साथ बैठेंगे तो NRO की बात होगी। तो कैसे बैठे हुकूमत भी आपके साथ? देखिए गुजारिश ये है कि हम तो चाहते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन हो, गैर जानबदाराना हो, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन साहब वो तो आपको अपने दौर में करना है। मेरी गुजारिश सुन लेना। लेकिन ये जो हुकूमत जो रिफॉर्म्स ला रही है, देखिए नीतों के हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं, हम तो करतूत देखेंगे इनका माजी जो है, इनका रिकॉर्ड जो है। आप डस्का का इलेक्शन देखें, धुंध का बहाना बनाकर जिस तरह इन्होंने इंतखाबी नताइज को धुंधलाने की कोशिश की, जिस तरह रिगिंग की कोशिश की, इससे हम ये क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये जो है ये कोई बड़े नेक नीयत है और ये मुनसिफाना इलेक्शन करवाना चाहते हैं। EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हमें ये अप्रीहेंशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन ना बन जाए। देखिए बात ये है, मशीन की बात नहीं है, मशीन चलाने वालों की बात होती है, सिस्टम की बात नहीं, सिस्टम चलाने वालों की बात है। अगर सिस्टम चलाने वाले, मशीन चलाने वाले काबिल एतमाद नहीं होंगे, दयानतदार और बासूल नहीं होंगे तो शकूक शुबात रहेंगे। ठीक है, क्विकली मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके साथ अपोजिशन की बेंचेस के ऊपर PMLN भी बैठी होती है, पीपल्स पार्टी भी बैठी होती है। दोनों जमातें कहती है कि हमें मुनसिफाना निज़ाम चाहिए, इंतखाबात का कोई धांधली ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं चाहिए। ये दोनों जमातें पिछले अदवार में रह चुकी हैं, पिछला PMLN का था, उससे पीपल्स पार्टी का था पहला। आपके ख्याल में ये खुद इस चीज़ का कोई बंदोबस्त कर सकते थे क्या? अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए आप ये सोचते हैं? देखिए ये जो EVM है ये इनक्यूबेटर्स है। इनफैक्ट जो है ना ये इसके लिए EVM के लिए पहले से भी गुंजाइश मौजूद थी।
थी, मगर जिस तरह से इन्होंने सेक्शन 103 में जो इस वक्त एग्जिस्टिंग ला है, जी मगर इसको इन्होंने जानबूझ के इतना जो है ना वो खराब कर दिया। एक तो उनका माजी ठीक नहीं है, आरटीएस जिस तरह से बैठा, और आरटीएस के बहुत सारे बेनिफिशियरी हैं इंक्लूडिंग इस हुकूमत के, और अब उसके बाद जो है ना फर्ज कर लीजिए कि इस सिस्टम इस तरह से दे दिया जाए कि 100 वोट के बाद जो है ना वो 100 वोट जो है वो जो ना वो एक मखसूस पार्टी को चले जाएं। आप 100 तक चेक करते हैं किसी या एक मशीन को सैंपल को चेक करते हैं, मगर मशीनें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट जो हुई होती हैं उसके अंदर जो है ना उसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस तरह का होता है कि वो मखसूस नंबर के बाद जो है ना वो आगे जाके वो गड़बड़ शुरू कर देता है, तो उसको कौन संभालेगा। अब ये आपने देखा कि रूस में हंगामे हुए हैं, रूस में इस बात पे हंगामे हुए हैं कि ये जो ईवीएम जिसका ये अभी हवाला दे रहे हैं राइट उसमें बाकायदा उस इलेक्शन को रिजेक्ट किया गया, लोग लड़ रहे हैं उस पर, तो क्यों पाकिस्तान में लोगों को लड़ाना है। अगर सिस्टम पाकिस्तान सही में किया जाए। अगर खुदा न खास्ता जी इलेक्शन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हुआ तो 70 के इलेक्शन को उसका रिजल्ट ना एक्सेप्ट करने का उसका जो है ना वो अंजाम इस तरह से जो है लोग अपने ज़हन में रखें। अल्लाह खैर करे कामरान मुर्तज़ा साहब, आप बड़ी खतरनाक की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट यकीनन हुकूमत को मिलकर बैठना पड़ेगा अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ, उसके अलावा कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, निसार चीमा साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, इस तरह की तरामीम या इस तरह की तब्दीलियां मिलकर बैठने से ही आती हैं, अल्टीमेटली डिस्कशन ही हल होता है। जंगों के बाद लोग मेज़ों पर बैठते हैं, तो इधर तो कोई जंग भी नहीं हुई आपस में, मेज़ पर बैठना ही लाजिम व मलज़ूम है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इसी पॉइंट के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।